हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी लिटरेचर विद भावनागिरी चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो आज पढ़ेंगे हम परिंदे कहानी का पार्ट 3। चलते हैं अपनी कहानी पर। कहाँ थे कल हम थे यहाँ पर। उसे हाथ बटाना पड़ता था। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे वह इन कामों से ऊबती नहीं। धीरे धीरे सब निपटते जाते हैं। कोई गलती इधर उधर रह जाती है सो बाद में सुधर जाती है। हर काम में किच किच रहती है, परेशानी और दिक्कत होती है, किंतु देर सबेर इससे छुटकारा मिल ही जाता है। किंतु जब लड़कियों की आखिरी बस चली जाती है तब मन उचाट सा हो जाता है। यानी खाली कॉरिडोर में घूमती हुई वे कभी इस कमरे में जाती हैं और कभी उस कमरे में। यानी जैसे कहते हैं ना कि खाली घर काटने को दौड़ता है, ऐसे ही उसके मन में उचाट सा हो जाता है। कहने का मतलब ये है। वह नहीं जान पाती कि अपने से क्या करे। दिल कभी भी नहीं टिक पाता, हमेशा भटका भटका सा रहता है। इस सब के बावजूद जब कोई सहज भाव में पूछ बैठता है, मिस लतिका छुट्टियों में आप घर नहीं जा रही है, तब वह क्या कहे। डिंग डोंग डिंग। स्पेशल सर्विस के लिए स्कूल चैपल के घंटे बजने लगते थे। लतिका ने अपना सिर खिड़की के भीतर कर लिया। उसने झटपट साड़ी उतारी और पेटीकोट में ही कंधे पर तौलिया डाले गुसलखाने में घुस गई। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कंटोनमेंट जाने वाली पक्की सड़क पर चार चार की पंक्ति में कुमाऊं रेजिमेंट सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी। फौजी बूटों की भारी खुरदरी आवाजें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर प्रेयर हॉल में गूंज रही थी। ब्लेसेड आर द मीक, ब्लेसेड आर द मीक। फादर एलमंड एक एक शब्द चबाते हुए खकारते स्वर में सरमन ऑफ द माउंट पढ़ रहे थे। ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे कैंडल ब्रियम के दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही थी, जिनके प्रकाश आगे बेंचों पर बैठी हुई लड़कियों पर पड़ रहा था। पिछली लाइनों की बेंचें अंधेरे में डूबी हुई थी, जहां लड़कियां प्रार्थना की मुद्रा में बैठी हुई सिर झुकाए एक दूसरे से घुसर पुसर कर रही थी। मिस वुड, आपको एक बता, इस लाइन से हमें अपने स्कूल की याद आ जाती है। यहाँ से ये वाली क्या, जब प्रेयर होती थी तो आपस में ऐसी ही ज्यादातर फ्रेंड्स जो थी वो प्रेयर में खड़ी होकर खुसा खुसा करती ही रहती थी। या फिर जब क्लास में टीचर पढ़ाने आया करते थे, ऐसे एक दूसरे का टिफिन खाया जा करते थे। तो भाई हिंदी तो इसलिए ज्यादा इंटरेस्टेड है, हमें अपना पूर्व जीवन जीने का मौका देती है हिंदी, और उसमें हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए जितने भी हो हिंदी से बहुत लगाव रखना। वाकई ये दूसरे जीवन जीना सिखाती है और अपने पूर्व जीवन को भी याद दिलाते हैं। चलते अपनी कहानी पर। सॉरी बीच में ये बात बतानी पड़ी। अब चलते हैं। मिस वुड। मिस वुड सीजन के सफलतापूर्वक समाप्त हो जाने पर विद्यार्थियों और स्टाफ सदस्यों के को बधाई का भाषण दे चुकी थी और अब फादर के पीछे बैठी हुई अपने में ही कुछ बुड़बुड़ा रही थी, मानो धीरे धीरे फादर को प्रॉम्प्ट कर रही हो। अमीना फादर एलमंड ने बाइबल मेज पर रख दी और प्रेयर बुक उठा ली। हॉल की खामोशी क्षण भर के लिए टूट गई। लड़कियों ने खड़े होते हुए जानबूझकर बेंचों को पीछे धकेला। बेंचें फर्श पर रगड़ खाकर सीटी बजाती हुई पीछे खिसक गई। हॉल के कोने से हंसी फूट पड़ी। मिस वुड का चेहरा तन गया, माथे पर भ्रुकुटियां चढ़ गईं। फिर अचानक निस्तब्धता छा गई। हॉल के उस घुटे हुए धुंधल के में फादर का तीखा फटा हुआ स्वर सुनाई देने लगा। जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ही दैट followeth me shall not walk in darkness
शैल हैव द लाइट ऑफ लाइफ। किसने कहा था ये? यहाँ से और यहाँ तक किसका पंक्ति है ये फादर एलमंड की। किसके? फादर एलमंड की। ठीक है। हम्म। डॉक्टर मुखर्जी ने ऊब और उकताहट से भरी जम्हाई ली यानी जम्भाई। कब यह किस्सा खत्म होगा? उसने इतने ऊंचे स्वर में लतिका से पूछा कि वह सकुचाकर दूसरी ओर देखने लगी। स्पेशल सर्विस के समय डॉक्टर मुखर्जी के होठ पर व्यंग्यात्मक मुस्कान खेलती रहती और वह धीरे धीरे अपनी मूंछों को खींचता रहता। फादर एलमंड की वेशभूषा देखकर लतिका के दिल में गुदगुदी सी दौड़ गई। जब वह छोटी थी तो अक्सर यह बात सोचकर विस्मित मतलब खुश हुआ करती थी कि क्या पादरी लोग, मन मन में हंसी आती थी उसे लतिका कि क्या पादरी लोग सफेद चौके के नीचे कुछ नहीं पहनते? अगर धोखे से वह ऊपर उठ जाए तो क्या? लेफ्ट 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 मार्च करते हुए फौजी बूट चैपल से दूर होते जा रहे थे। केवल उनकी गूंज हवा में शेष रह गई थी। हिम नंबर 117। हिम नंबर 117। फादर ने प्रार्थना पुस्तक खोलते हुए कहा। हॉल में प्रत्येक लड़की ने डेस्क पर रखी हुई हिम बुक खोल ली। पन्नों के उलटने की खड़खड़ाहट फिसलती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। आगे की बेंच उठाकर ह्यूबर्ट पियानो के सामने स्टूल पर बैठ गया। संगीत शिक्षक कौन? ह्यूबर्ट जो थे वो संगीत शिक्षक थे होने के कारण हर साल स्पेशल सर्विस के अवसर पर उसे कॉयर के संग पियानो बजाना पड़ता था। ह्यूबर्ट ने अपने रुमाल से नाक साफ की। अपनी घबराहट छिपाने के लिए ह्यूबर्ट हमेशा ऐसे ही क्या करता था। कनखियों से हॉल की ओर देखते हुए अपने कांपते हाथों से हिम्बुक खोली। लीड काइंडली लाइट। पियानो के सुर दबे छिचकते से मिलने लगे। घने बालों से ढकी ह्यूबर्ट की लंबी पीली अंगुलियां खुलने सिमटने लगी। कॉयर में गाने वाली लड़कियों के स्वर एक दूसरे से गुथकर कोमल स्निग्ध लहरों में बिंध गए। लतिका को लगा उसका जोड़ा ढीला पड़ गया, मानो गर्दन के नीचे झूल रहा है। मिस वुड की आंख बचा मिस वुड की आंखों से बचकर लतिका ने चुपचाप बालों में लगे क्लिप को कसकर खींच दिया। बड़ा झक्की आदमी है। सुबह मैंने ह्यूबर्ट को यहाँ आने से मना किया था, फिर भी चला आया, डॉक्टर ने कहा। तो भाई ये पंक्ति डॉक्टर की थी कि ह्यूबर्ट को मना किया फिर भी यहाँ चला आया। लतिका को करीमुद्दीन की बात याद हो गई। रात भर ह्यूबर्ट को खांसी का दौरा पड़ा था। किसका? खांसी का पड़ा था। कल जाने के लिए कह रहे थे। लतिका ने सिर टेढ़ा करके ह्यूबर्ट के चेहरे की एक झलक पाने की विफल चेष्टा की। इतने पीछे से कुछ भी देख पाना असंभव था। पियानो पर झुका हुआ केवल ह्यूबर्ट का सिर दिखाई देता था। लीड काइंडली लाइट। संगीत के सुर मानो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर हाँफती हुई सांसों को आकाश की आवाज शून्यता में बिखेरते हुए नीचे उतर रहे हैं। बारिश की मुलायम धूप चैपल के लंबे चकोर शीशों पर झिलमिला रही है, जिसकी एक महीन चमकीली रेखा ईसा मसीह की प्रतिमा पर तिरछी होकर गिर रही है। मोमबत्तियों का धुआं धूप नीली सी लकीर खींचता हुआ हवा में तिड़ने लगा। पियानो के क्षणिक पोज में लतिका को पत्तों का परिचित मरमर कहीं दूर अनजानी दिशा से आता हुआ सुनाई दे जाता है। एक क्षण के लिए एक भ्रम हुआ कि चैपल का फीका सा अंधेरा उस छोटे से प्रेयर हॉल के चारों कोनों से सिमटता हुआ उसके आसपास घिर आया है, मानो कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यहाँ तक ले आया हो और अचानक उसकी आंखें खोल दी हो। उसे लगा कि जैसे मोमबत्तियां के धूमल आलोक में कुछ भी
ठोस वास्तविक न रहा हो। चैपल की छत, दीवारें, डेस्क पर रखा हुआ डॉक्टर का सुघड़ सुडौल हाथ और पियानो के सुर अतीत की धुंध को भेदते हुए स्वयं उस धुंध का भाग बनते जा रहे हों। एक पगली सी स्मृति एक उद्भ्रांत भावना चैपल के शीशों के परे पहाड़ी सूखी हवा में झुकी हुई विपिन लोज की कांपती टहनियों पे पैरों तले चीड़ के पत्तों की धीमी सी चिर परिचित खड़ खड़। वहीं पर ग्रीश एक हाथ में मिलिट्री का खाकी हैट लिए खड़ा है, चौड़े उठे हुए सबल कंधे। अपना सिर दो तो जैसे सिमट कर खो जाएगा। चार्ल्स बॉयर यह नाम उसने रखा था। वह झेप कर हंसने लगा। तुम्हें आर्मी में किसने चुन लिया? मेजर बन गए हो, लेकिन लड़कियों से भी गए बीते हो। जरा 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 सी बात पर चेहरा लाल हो जाता है। यह सब वह कहती नहीं, सिर्फ सोचती भर थी। सोचा था कभी कहूंगी, वह कभी कभी नहीं आया। ब्रूस का लाल फूल लाए ही न। झूठे खाकी कमीज के जिस जेब पर बैज चिपके थे उसमें से मुरझाया हुआ ब्रूस का, ये मुरझाया हुआ है यहाँ पे, बुझा हुआ सा, ये होगा बुझा हुआ, जी हाँ मुरझाया हुआ। इनमें से ये एक वर्ड है, ये बुझा हुआ, यहाँ पे लिख देती है बुझा हुआ। बुझा हुआ बुरूस का फूल, ये भी फूल याद रख लेना। बुरूस का फूल छी सारा मुरझा गया, अभी खिला कहाँ है। हाउ क्लिंजी। उसके बालों में ग्रीश का हाथ उलझ रहा है। फूल कहीं टिक नहीं पाता। फिर उसे क्लिप के नीचे फंसाकर उसने कहा, देखो। वह मुड़ी और इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, ग्रीश ने अपना मिलिट्री का हैट उस धप से उसके सिर पर रख दिया। वह मंत्र मुग्ध सी वैसी ही खड़ी रही। उसके सिर पर ग्रीश का हैट है, माथे पर छोटी सी बिंदी है, बिंदी पर उड़ते हुए बाल है। ग्रीश ने उस बिंदी को अपने होठों से छुआ है। उसने उसके नंगे सिर को अपने दोनों हाथों में समेट लिया है। लतिका, ग्रीश ने चिढ़ाते हुए कहा, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। किसने कहा ये? ग्रीश ने। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, उसका यह नाम ग्रीश ने उसे चिढ़ाने के लिए रखा था। किसे चिढ़ाने के लिए? लतिका को। वह हंसने लगी। लतिका लतिका सुनो, ग्रीश का स्वर कैसा हो गया था ना। मैं कुछ भी सुन रही लतिका, मैं कुछ महीनों में वापस लौट आऊंगा ना। मैं कुछ भी सुन रही, किंतु वह सुन रही है वह नहीं जो ग्रीश कह रहा है, किंतु वह जो नहीं कहा जा रहा है। यानी लतिका जो ग्रीश कह रहा था बात को वो तो नहीं सुन रही थी, लेकिन जो नहीं कहा गया उस बात को वो सोच रही है, कह रही है कि मैं उस बात को सुन रही हूँ जो कहा भी नहीं जा रहा, जो उसके बाद कभी नहीं कहा गया। लीड काइंडली लाइट। लड़कियों का स्वर पियानो के स्वर में डूबा हुआ गिर रहा है, उठ रहा है। ह्यूबर्ट ने सिर मोड़कर लतिका को निमिष भर देखा। आंखें मूंदे ध्यान मग्न प्रस्तर मूर्ति सी वह स्थिर निश्चल खड़ी थी। क्या यह भाव उसके लिए है? क्या लतिका ने ऐसे क्षणों में उसे अपना साथी बनाया है? ह्यूबर्ट ने एक गहरी सांस ली और उस सांस में ढेर सारी थकान उमड़ आई। देखो मिस वुड कुर्सी पर बैठे बैठे सो रही है। डॉक्टर होठों में ही फुसफुसाया। यह डॉक्टर का पुराना मजाक था कि मिस वुड प्रार्थना करने के बहाने आंखें मूंदे हुए नींद की झपकियां लेती हैं। फादर एडमंड ने कुर्सी पर फैले हुए गाउन को समेट लिया और प्रेयर बुक बंद करके मिस वुड के कानों में कुछ कहा। पियानो का स्वर क्रमशः मंद पड़ने लगा। ह्यूबर्ट ह्यूबर्ट की उंगलियां ढीली पड़ने लगी। सर्विस के समाप्त होने से पूर्व मिस वुड ने ऑर्डर
पढ़कर सुनाया। बारिश होने की आशंका से आज के कार्यक्रम में कुछ आवश्यक परिवर्तन करने पड़े थे। पिकनिक के लिए झूला देवी मंदिर जाना संभव नहीं था, यानी पिकनिक के समय वो झूला देवी मंदिर जाया करते थे बच्चे, अब वो नहीं जाया जा सकता। क्यों? बारिश जो हो रही थी इसलिए संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए स्कूल से कुछ दूर मेडोज में ही सब लड़कियां नाश्ते के बाद जमा होंगी। सब लड़कियों को दोपहर का लंच हॉस्टल किचन से ही ले जाना होगा। केवल शाम की चाय मेडोज में बनेगी। ये जो मेडोज शब्द है इसका अर्थ क्या है? मैदान। मैदान। पहाड़ों की बारिश का क्या भरोसा। कुछ देर पहले धुआंधार बादल गरज रहे थे। सारा शहर पानी में भीगा ठिठुर रहा था। अब धूप में नहाता नीला आकाश धुंध की ओर से बाहर निकलता हुआ फैल रहा था। लतिका ने चैपल से बाहर आते हुए देखा। विपिन ब्लोज की भीगी शाखाओं से धूप में चमकती हुई बारिश की बूंदें टपक रही थीं। लड़कियां चैपल से बाहर निकलकर छोटे छोटे गुच्छे बनाकर कॉरिडोर में जमा हो गई। नाश्ते के लिए अभी पौन घंटा पड़ा था और उनमें से अभी कोई भी लड़की हॉस्टल जाने के लिए इच्छुक नहीं थी। छुट्टियां अभी शुरू नहीं हुई थी, किंतु शायद इसलिए वे इन चंद बचे कुचे क्षणों में अनुशासन के भीतर भी मुक्त होने का भरपूर आनंद उठा लेना चाहती थी। मिस वुड को लड़कियों का यह गुलगपाड़ा अखरा, किंतु फादर एलमंड के सामने वह उन्हें डांट फटकार नहीं सकी। अपनी झुंझलाहट दबाकर वह मुस्कुराते हुए बोली, कल सब चली जाएंगी, सारा स्कूल वीरान हो जाएगा। फादर एलमंड का लंबा ओजपूर्ण चेहरा चैपल के घुटी हुई गरमाई से लाल हो उठा था। कॉरिडोर के जंगले पर अपनी छड़ी लटकाकर वह बोले, छुट्टियों में पीछे हॉस्टल में कौन रहेगा? पिछले 2-3 सालों से मिस लतिका ही रह रही है। और कितने सालों से? ये भी नोट डाउन कर लेना, कितने सालों से रह रही थी वो? 2-3 सालों से। पिछले 2-3 सालों से वो रह रही थी। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। डॉक्टर तो सर्दी गर्मी यहीं रहते हैं। मिस वुड ने गुस्से से फादर की ओर देखा। वह समझ नहीं सके कि फादर ने डॉक्टर का प्रसंग क्यों छेड़ दिया है। डॉक्टर मुखर्जी छुट्टियों में कहीं नहीं जाते। 2 महीने की छुट्टियों में बर्मा जाना काफी कठिन है फादर। मिस वुड हंसने लगी। मिस वुड मिस वुड पता नहीं आप क्या सोचती हैं। मुझे तो मिस लतिका का हॉस्टल में अकेला रहना कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फादर, मिस वुड ने कहा, यह तो कॉन्वेंट स्कूल का नियम है कि कोई भी टीचर छुट्टियों में अपने खर्चे पर हॉस्टल में रह सकते हैं। मैं फिलहाल स्कूल के नियमों की बात नहीं कर रहा। मिस लतिका डॉक्टर के संग यहाँ अकेली ही रह जाएंगी। और सच पूछिए मिस वुड, डॉक्टर के बारे में मेरी राय कुछ बहुत अच्छे नहीं है। फादर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मिस लतिका बच्चा थोड़े ही है। मिस वुड को ऐसी आशा नहीं थी कि फादर एडमंड अपने दिल में ऐसी दकियानुसी भावना को स्थान देंगे। फादर एडमंड कुछ हतप्रभ से हो गए। बात पलटते हुए बोले, मिस वुड, मेरा मतलब यह नहीं था। आप तो जानती हैं मिस लतिका और उस मिलिट्री अफसर को लेकर एक अच्छा खासा स्कैंडल बन गया था। स्कूल की बदनामी होने में क्या देर लगती है? वह बेचारा तो अब नहीं रहा। मैं उसे जानती थी फादर। ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। मिस वुड ने धीरे से अपनी दोनों बाहों से क्रॉस किया। तो भाई ये है धीरे। फादर एडमंड को मिस वुड की मुखता पर इतना अधिक क्षोभ हुआ कि उनसे, क्षोभ मतलब दुख, खेद, उनसे आगे और कुछ नहीं बोला गया। डॉक्टर मुखर्जी से उनकी कभी नहीं पड़ती थी, इसलिए मिस वुड की आंखों में वह डॉक्टर को नीचा दिखाना चाहते थे। कौन? फादर एडमंड। किंतु मिस वुड लतिका का रोना ले बैठे। आगे बात बढ़ाना व्यर्थ था। उन्होंने छड़ी को जंगले से
उठाया और ऊपर साफ खुले आकाश को देखते हुए बोली, प्रोग्राम आपने यूं ही बदला मिस वुड। अब क्या बारिश होगी। ह्यूबर्ट जब चैपल से बाहर निकला तो उसकी आंखें चकाचौंध सी हो गई। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक ढेर सी चमकीली उबलती हुई रोशनी मुट्ठी में भरकर उसकी आंखों में झोंक दी हो। पियानो के संगीत सुर रुई के छुई मुई रेशों की भांति अब तक उसके मस्तिष्क की ढकी मानी नसों पर फड़फड़ा रहे थे। वह काफी थक गया था। पियानो बजाने से उसके फेफड़ों पर हमेशा भारी दबाव पड़ता। दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। उसे लगता था कि संगीत के एक नोट को दूसरे नोट में उतारने का प्रयत्न में वह एक अंधेरी खाई पार कर रहा है। आज चैपल में मैंने आज चैपल में मैंने जो महसूस किया वह कितना रहस्यमय, कितना विचित्र था। ह्यूबर्ट ने सोचा, मुझे लगा पियानो का हर नोट चिरंतन खामोशी की अंधेरी खो से निकलकर बाहर फैली नीली धुन को काटता तराशता हुआ एक भूला सा अर्थ खींच लाता है। गिरता हुआ हर पोज एक छोटी सी मौत है, मानो घने छायादार वृक्षों की कांपती हुई छायाओं में कोई पगडंडी गुम हो गई हो। एक छोटी सी मौत जो आने वाले सुरों को अपनी बची कुची गूंजों की सांसें समर्पित कर जाती है, जो मर जाती है किंतु मिट नहीं पाती। मिटती नहीं इसलिए मरकर भी जीवित है, दूसरे सुरों में लय हो जाती है। डॉक्टर, क्या मृत्यु ऐसे ही आती है? अगर मैं डॉक्टर से पूछूं, सॉरी अगर मैं डॉक्टर से पूछूं तो वह हंसकर टाल देगा। मुझे लगता है वह पिछले कुछ दिनों से कोई बात छिपा रहा है। उसकी हंसी में जो सहानुभूति का भाव होता है वह मुझे अच्छा नहीं लगता। आज उसने मुझे स्पेशल सर्विस में आने से रोका था। मतलब कौन कह रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी डॉक्टर खुश होता है उसके चेहरे पर वो दिखता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो कह रहे हैं ये ह्यूबर्ट, जिसे मुझसे कहने में डॉक्टर कतराता है। शायद मैं शक की मिजाज होता जा रहा हूँ, और बात कुछ भी नहीं है। ह्यूबर्ट ने देखा ह्यूबर्ट ने देखा लड़कियों की कतार स्कूल से हॉस्टल जाने वाली सड़क पर नीचे उतरती जा रही है। उजली धूप में उनके रंग बिरंगे रिबन, हल्की आसमानी रंग की फ्रॉकें और सफेद पेटियां चमक रही हैं। सीनियर कैम्ब्रिज की कुछ लड़कियों ने चैपल की वाटिका के गुलाब के फूलों को तोड़कर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से गुलाब के गुलाब के फूलों को तोड़कर अपने बालों में लगा लिया। कंटोनमेंट के 3-4 सिपाही लड़कियों को देखते हुए अश्लील मजाक करते हुए हंस रहे हैं और कभी-कभी किसी लड़की की ओर जरा झुककर सीटी बजाने लगते हैं। हेलो मिस्टर ह्यूबर्ट। ह्यूबर्ट ने चौंक कर पीछे देखा। लतिका एक मोटा सा रजिस्टर बगल में दबाए खड़ी थी। आप अभी यही हैं? ह्यूबर्ट की दृष्टि लतिका पर टिकी रही। वह क्रीम रंग की पूरी बाहों की ऊनी जैकेट पहने हुए थी। कुमाऊनी लड़कियों की तरह लतिका का चेहरा गोल था। धूप की तपन से पका हुआ गेहुआ रंग कहीं कहीं हल्का सा गुलाबी हो आया था, मानो बहुत धोने पर भी गुलाल के कुछ धब्बे इधर उधर बिखरे रह गए हों। उन लड़कियों के नाम नोट करने थे जो कल जा रहे हैं, सो पीछे रुकना पड़ा। आप भी तो कल जा रहे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट? अभी तक तो नहीं, यही इरादा है। यहाँ रुककर भी क्या करूँगा? आप स्कूल की ओर जा रही है, चलिए। पक्की सड़क पर लड़कियों की भीड़ जमा थी, इसलिए वे दोनों पोलो ग्राउंड का चक्कर काटते हुए पगडंडी से नीचे उतरने लगे। हवा तेज हो चली, चीड़ के पत्ते हर झोंके के संग टूट टूट कर पगडंडी पर ढेर लगाते जाते थे। ह्यूबर्ट रास्ता बनाने के लिए अपनी छड़ी से उन्हें बहाकर दोनों ओर बिखेर देता था। लतिका पीछे खड़ी हुई देखती रहती थी। अल्मोड़ा की ओर से आते हुए छोटे छोटे बादल रेशमी रुमालों से उड़ते हुए सूरज के मुंह पर लिपटे से जाते थे, फिर हवा में बह निकलते थे। इस खेल में धूप कभी मंद फीकी सी पड़ जाती थी, कभी अपना उजला आंचल खोलकर समूचे शहर को
अपने में समेट लेती थी। लतिका तनिक आगे निकल गई। ह्यूबर्ट की सांस चढ़ गई थी और वह धीरे धीरे हाँफता हुआ पीछे से आ रहा था। जब वे पोलो ग्राउंड के पवेलियन को छोड़कर सिमेट्री की दाईं ओर मुड़े। तो चलते हैं, अब इस कहानी को पढ़ेंगे हम पार्ट 4 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर अपडेट टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, धन्यवाद।